1 जुलाई 2002 मॉस्को के डोमो दडेवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8:10 पर 45 पैसेंजर्स फ्लाइट का वेट कर रहे थे। 30 मिनट बाद यानी कि 8:48 बाद एस्केरियन एयरलाइंस की फ्लाइट 2937 ने 60 पैसेंजर्स व 9 क्रू मेंबर्स के साथ मॉस्को से बार्सिलोना जाने के लिए उड़ान भरी। प्लेन को 3000 किलोमीटर की दूरी को केवल 4 घंटे और 20 मिनट में तय करना था। 11 बजे रात को प्लेन ने स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में एंटर किया, जो कि एक प्राइवेट स्विस एयर स्पेस कंट्रोल कंपनी स्काई गाइड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। कंट्रोल रूम में रात 11 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में पीटर निल्सन अपने एक साथी के साथ मौजूद थे। 1 जुलाई का पूरा दिन काफी बिजी शेड्यूल का था, जबकि रात 11 बजे के करीब किसी भी प्लेन की लैंडिंग नहीं होनी थी। इसलिए पीटर का कलीग अपने काम की जिम्मेदारी भी पीटर को सौंपकर ब्रेक लेने चला गया और पीटर पर दोनों वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी आ गई थी। यहाँ पर रडार सिस्टम पर एयर स्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था और दूसरे रडार सिस्टम पर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन की मॉनिटरिंग की जा रही थी। 11:06 पर फ्लाइट 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 36,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रही थी। प्लेन में बैठे सभी लोग खुश थे कि 2 घंटे बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि 600 किलोमीटर दूर उनकी मौत उड़ान के लिए तैयार हो रही थी। 11:06 पर एक DSL फ्लाइट बर्मो ने ब्रुसेल्स जाने के लिए उड़ान भरी। रात 11:10 पर पीटर निल्सन को सूचित किया गया कि उनके रडार सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में उन्हें बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करना था। 11:21 पर DSL फ्लाइट ने पीटर निल्सन के स्पेस में एंटर किया और प्लेन के पायलट ने पीटर से कांटेक्ट कर 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरने की परमिशन मांगी। निल्सन ने अपने एयर ट्रैफिक को रेगुलेट किया और नॉर्मल कैलकुलेशन करने लगे कि इस एल्टीट्यूड और इस रूट पर कोई दूसरी फ्लाइट तो नहीं है। लेकिन तभी दूसरे रडार सिस्टम पर एक फ्लाइट AEF 1135 का मैसेज आया कि उन्हें पास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है। इसलिए पीटर अपना काम बीच में छोड़कर सेकंड रडार सिस्टम पर मूव कर गए। अब पीटर ने पास के एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वर्क सिस्टम मेंटेनेंस के चलते काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए वे फर्स्ट रडार सिस्टम पर वापस आ गए। अभी फ्लाइट AEF 1135 को लैंड होने में 10 मिनट बाकी थे। फर्स्ट रडार सिस्टम पर आने के बाद पीटर ने DSL फ्लाइट को 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरने के लिए मंजूरी देते हुए वापस वे पास के एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। इस घटना के 2 मिनट बाद DSL फ्लाइट को 36,000 फीट की उड़ान भरने की मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने अपना एल्टीट्यूड 36,000 कर दिया। उधर दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 जो कि बार्सिलोना जा रही थी, वो भी 36,000 फीट की ऊंचाई की उड़ान भर रही थी। यानी घटना से 2 मिनट पहले दोनों प्लेन सेम एल्टीट्यूड पर एक दूसरे से 44 किलोमीटर की दूरी पर थे और साउंड की स्पीड से भी तेज स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। दोनों प्लेन का एयर रूट क्रॉस कर रहा था। जिस स्पीड से दोनों फ्लाइट चल रही थी उसके अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड के ऊपर दोनों प्लेन आपस में टकरा सकती थी। घटना से कुल 43 सेकंड पहले कंट्रोलर पीटर को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने तुरंत फ्लाइट 2937 से कांटेक्ट कर पायलट से डिस्टेंस परफॉर्म करने को कहा था। पीटर ने रशियन पायलट को निर्देश दिया कि वह तुरंत अपनी प्लेन का फ्लाइट लेवल 360 से डाउन कर 350 पर ले आए, लेकिन इस निर्देश के 1 सेकंड बाद ही फ्लाइट 2937 का TCA सिस्टम डीप की आवाज के साथ बज उठा और पायलट को तुरंत ही प्लेन का एल्टीट्यूड हाई करने का निर्देश दिया गया। एग्जैक्टली उसी टाइम DSL फ्लाइट का TCA सिस्टम भी डीप की आवाज के साथ बज उठा और फ्लाइट का एल्टीट्यूड तुरंत लो करने का निर्देश दिया गया। इसलिए DSL फ्लाइट के पायलट ने TCA सिस्टम के निर्देशों के अकॉर्डिंग फ्लाइट का लेवल डाउन करना माना जाए या फिर TCA सिस्टम को फॉलो किया जाए। तभी पीटर ने दोबारा से अपनी बात दोहराई और फ्लाइट 2937 के पायलट को डिसेंट परफॉर्म करने के लिए कहा। फाइनली रशियन पायलट ने कंट्रोलर की बात मानते हुए प्लेन का एल्टीट्यूड डाउन करना शुरू कर दिया। यानी इस समय दोनों ही प्लेन डिसेंट पर थे और नीचे की तरफ आ रहे थे, जो फ्लाइट 2937 की TCA सिस्टम के विपरीत था। उधर कंट्रोल रूम में जब पीटर ने देखा कि फ्लाइट 2937 ने उनके निर्देश का पालन किया है तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया। पीटर एक बात से बिल्कुल अनजान थे कि DSL फ्लाइट ने भी अपना लेवल डाउन कर दिया है, क्योंकि फ्लाइट 2937 के साथ लगातार कांटेक्ट में रहने के कारण DSL फ्लाइट के पायलट पीटर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे।
और इसी वजह से वे पीटर को नहीं बता पाए कि उन्होंने भी अपना फ्लाइट लेवल डाउन कर दिया है। वहीं मेन रडार सिस्टम के अंडर मेंटेनेंस के चलते पीटर बैकअप मोड का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें एक जरूरी इमरजेंसी फीचर विजुअल एसटीसी के अलार्म सिस्टम मौजूद ही नहीं थी, जो ऐसी स्थिति आने पर रेड साइन के साथ जोर जोर से खतरे का संकेत देता है। इसी वजह से पीटर को इस सिचुएशन का रियल स्थिति का अंदाजा ही नहीं लगा और वे सेकंड सिस्टम पर लैंड होने वाली प्लेन से कांटेक्ट करने लगे, जबकि दूसरी तरफ टीसीए सिस्टम दोनों प्लेन में अभी भी पायलट को वार्न करते जा रहा था और दोनों ही पायलट लगातार अपनी डिसेंस रेस लगातार बढ़ाते ही जा रहे थे। घटना से करीब 19 सेकंड पहले पीटर ने एक बार फिर 2937 फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन्हें बताया कि डीएसएल फ्लाइट उनके राइट साइड से आ रही है, जबकि डीएसएल प्लेन असल में उनके लेफ्ट साइड से आ रही थी। इसलिए जब रशियन पायलट ने अपनी राइट साइड की विंडो से देखा तो उन्हें कोई भी प्लेन आता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन घटना से 3 सेकंड पहले अचानक रशियन क्रू का ध्यान प्लेन की लेफ्ट साइड में गया तो उन्हें डीएसएल फ्लाइट आते हुए दिखाई दी। ऐसे में पायलट ने तुरंत प्लेन को ऊपर ले जाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अचानक से नीचे जा रही प्लेन को केवल 2 से 3 सेकंड में ऊपर जाना नामुमकिन था। इसलिए 2 सेकंड बाद 11:35 और 32 सेकंड में 34,890 के एल्टीट्यूड पर जर्मनी के ऊपर डीएसएल फ्लाइट 2937 फ्लाइट को चीरते हुए आगे निकल गई। इस टक्कर की वजह से फ्लाइट 2937 4 टुकड़ों में टूटकर अलग हो गई और उसका आगे वाला हिस्सा जमीन से जाकर टकरा गया। वहीं प्लेन का पिछला हिस्सा हवा में स्पिन करते हुए थोड़ी देर बाद जमीन पर आ गिरा। इस फ्लाइट में 45 बच्चों की मौत हुई, जबकि 60 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स में से किसी का नामो निशान नहीं मिला था। दूसरी तरफ डीएसएल फ्लाइट को भी टक्कर की वजह से काफी नुकसान हुआ और उसकी टेल पूरी तरह से टूट गई और प्लेन हवा में स्पिन करने लगा। 2 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद डीएसएल फ्लाइट 7 किलोमीटर दूर जंगल में क्रैश हो गई, लेकिन पायलट ने किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करके उसे उस तरह क्रैश करवाया कि प्लेन में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बच गए, जबकि 2 लोगों की जान चली गई। इस घटना में कुल 71 लोगों की जान गई और इस घटना के लिए कहीं न कहीं एयर स्पेस कंपनी स्काई गाइड की लापरवाही जिम्मेदार थी। जिस समय यह घटना हुई उस दौरान 2 वर्क स्टेशन पर एक ही कंट्रोलर मौजूद था, जिसकी वजह से उसने अपना ज्यादा समय दूसरी फ्लाइट AEF 1135 को डील करने में ही चला गया था। दूसरी लापरवाही घटना के समय ही मेन रडार सिस्टम पर मेंटेनेंस का काम चालू था और इसी वजह से पीटर को बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसमें जरूरी वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं था। खबरों की माने तो जब दोनों प्लेन तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तो उस समय घटनास्थल से 1080 किलोमीटर दूर जर्मनी में एक एयर स्पेस कंट्रोल रूम में बैठे कंट्रोलर को इस सिचुएशन का पता चल गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू एविएशन रूल वो ऐसे प्लेन से कांटेक्ट नहीं कर सकता था जो उसके एयर स्पेस से बाहर हो। इसलिए उसने 11 बार पीटर निल्सन को वार्न करने के लिए फोन भी किया था, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस के चलते सब कुछ खराब हो गया था और वह पीटर से कांटेक्ट नहीं कर पाया। आप इस घटना के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।